आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपकी बात, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। हर रोज किसी न किसी मौजू पर टीवी चैनल्स पर हम उन्हीं चंद मौलानाओं को कभी मुसलमानों के नाम पर तो कभी इस्लाम के नाम पर बहस करता देखते और सुनते हैं। मौलानाओं की चीख चिल्लाहट ने आज समाज में मुसलमानों की कट्टर छवि को बढ़ावा ही दिया है। समाज में लोग टीवी को देख देख कर ये समझने लगे हैं कि मुसलमान ऐसे ही होते हैं। लेकिन क्या मीडिया पर आने वाले चंद मौलानाओं के चेहरे मुसलमानों की सचमुच में नुमाइंदगी करते हैं? क्या वाकई में मुसलमानों के लिए ये चंद टीवी के मौलाना मायने भी रखते हैं? असलियत ये है कि टीवी पर आने वाले इन मौलानाओं से मुस्लिम समाज को सख्त कोफ्त है, एतराज है। आखिर हमें वो चेहरे ही क्यों नजर आते हैं जो हम देखना नहीं चाहते, और वो चेहरे क्यों नहीं नजर आते या वो दानिश्वर क्यों नहीं नजर आते जो वाकई में मुसलमानों के हमदर्द हैं, जिनको मुस्लिम इश्यूज की समझ और जानकारी है? क्यों हर रोज वही कुछ चेहरे ही नजर आते हैं जो एक खास मकसद के तहत चंद लोगों की कठपुतली बन जाते हैं और पूरे मुस्लिम समाज के ठेकेदार बनकर उनकी ही बात कहकर उन्हें ही बदनाम कर जाते हैं, और जवाबदेह बन जाता है बेचारा आम हिंदुस्तानी मुसलमान। मौलाना, मुसलमान, तीन तलाक, हलाला, फतवा, हुब्बुल वतनी, गाय, हिंदू मुसलमान, ये तमाम वो मुद्दे हैं, या कहा जाए कि हर दिन जो मुद्दे बनाए जाते हैं, जिनको जिस तरह से तरजीह दी जा रही है, लगता ऐसा है कि अगर ये हल कर दिए गए तो हिंदुस्तान से गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, पिछड़े मजदूरों, दलितों के मसाइल सब हल हो जाएंगे और हिंदुस्तान सुपर पावर बन जाएगा। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स और अखबारात में जिस तरह से हर रोज मुसलमानों के मुद्दे छाए रहते हैं, और जिस तरह से अलग अलग मौलाना टीवी चैनल्स की बहस का हिस्सा बनकर छाती ठोक ठोक कर इस्लाम की सही जानकारी रखने और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने का दम भरते हैं, कभी किसी ने इतनी भी जहमत गवारा की कि वो एक आम हिंदुस्तानी मुसलमान से ये जानने की कोशिश भर भी करें कि क्या ये मुद्दे उनके लिए मुद्दे हैं भी, और उन मौलानाओं की असल में उसी मुस्लिम समाज में अहमियत क्या है? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जी हिंदुस्तान पर हुई बहस के दौरान मारपीट ने इस पूरे सवाल को और बड़ा बना दिया है। निदा के तलाक के मसले को लेकर हुई बहस में, जिसमें एक खातून के हक की बात हो रही थी, जिसको तलाक देकर उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया, फिर उसी लड़की की फैमिली से जुड़े लोगों ने निदा को इस्लाम तक से खारिज कर दिया, जिसका उन्हें हक ही नहीं था। बहस के दौरान ये मामला इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक पहुँच गया। हम इस पूरे वाक़े की कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मौलाना को एक खातून पर हाथ उठाना जायज था? क्या उनका एक नेशनल टेलीविजन की बहस के दौरान आपा खो देना ठीक था? मसला यहाँ पर ये नहीं है कि हाथ पहले किसने उठाया, लेकिन क्या अच्छा नहीं होता कि अगर मौलाना थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से न देकर खामोशी से बहस छोड़कर चले जाते और इस्लाम की असल तालीमात को दिखाते, जिसकी उनके ऊपर जिम्मेदारी भी है, तो आज जो मौलाना विलन बन गए हैं वो हीरो बन जाते और इस्लाम के हवाले से एक अच्छा पैगाम भी जाता। लेकिन ये हो न सका, और फिर मौलाना लोगों को वो खुराक दे गए जिसके वो मुंतजिर थे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम। तो हम दरअसल इस प्रोग्राम के जरिए सवाल ये उठा रहे हैं कि जो चंद चेहरे हर रोज हमें अलग अलग टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आते हैं, जो मुसलमानों की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, क्या वाकई में मुसलमानों के लिए वो अहमियत भी रखते हैं? और जो मौजू लगातार मौजू बन रहे हैं, जो मुद्दे लगातार मुद्दे बन रहे हैं, क्या मुसलमानों के लिए वो मुद्दे हैं? और क्या वाकई में सिर्फ यही मुद्दे बचे हैं? क्या अब टीवी चैनल्स पर सिर्फ इसी बात पर ही बहस होगी? ये तमाम वो सवाल है जो हम पूछ रहे हैं, और आप भी चाहें तो इस प्रोग्राम के जरिए जुड़ सकते हैं। लगातार जो हमारे नंबर्स हैं वो टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, जिनके जरिए आप हमसे बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, चाहे तो अपनी राय भी रख सकते हैं। और आज के मेहमान का मैं आपसे तारुफ कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं मुकेश कुमार जी, मशहूर सीनियर सहाफी हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है मुकेश जी आपका स्टूडियो में। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आप भी हर रोज देखते होंगे अलग अलग जगहों पर, चाहे अखबारों की बात करें, टीवी की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, सब जगहों पर लगता यह है कि मुसलमान ही वाहिद एक ऐसा मुद्दा रह गया है जिसके इर्द गिर्द कोई ना कोई मुद्दे को लेकर बहस होनी अब जरूरी है, और वही चंद चेहरे दाढ़ी टोपी वाले रह गए हैं जिनको आप बिठाएंगे और मुसलमानों की बात करेंगे।
देखिए बुशरा, मामला ये है कि इस पूरे मसले को अगर थोड़ा उलट के देख ले हम कि मुद्दे कौन चुनता है, गेस्ट का चुनाव कौन करता है। हम ही आप लोग करते हैं कि आज की बहस में हम ये मुद्दा लेंगे और ये हमारे मेहमान होंगे। तो सबसे पहली तो उंगली हमें अपने तरफ उठानी पड़ेगी। जब हम दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारे तरफ भी उठती हैं। तो पहला तो कसूरवार हम ही लोग खुद हैं कि हम ऐसे विषय चुनते हैं जो कि मुसलमानों की जिंदगी से सीधे तौर पर ताल्लुक नहीं रखते हैं। रोजी रोटी का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, हेल्थ का सवाल है, तमाम मसले हैं जो उनकी तरक्की से जुड़े हुए हैं। उनको छोड़कर हम ऐसे मसले उठाते हैं जिनका संबंध एक सनसनी पैदा करने से होता है और आमतौर पर 2 कौमों में एक दूरियां पैदा करती हैं, नफरत पैदा करती हैं, उनके बीच में झगड़े पैदा करती हैं। तो इस तरह के मसले को लेना मैंने टीआरपी पर शोध किया है, मेरी पीएचडी इसी पर है। हम लोग ऐसे विषय चुनते हैं जिससे टेलीविजन पर कुछ एक्शन दिखे, कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ जोर शोर से बातचीत हो और उससे टीआरपी आती। जब तक टेलीविजन के पर्दे पर कुछ एक्शन नहीं होता, कुछ ड्रामा नहीं होता है, तब तक ऐसा लगता है जैसे कुछ हो नहीं रहा है, टेलीविजन पर कुछ घट नहीं रहा है। तो एक ये जो टेलीविजन की एक अपनी जरूरत है, दूसरी टीआरपी की होड़ है, मार्केट की अपने एक प्रेशर है, इन सब की वजह से। और सबसे बड़ी बात इससे जुड़ा एक पहलू ये है कि पूरा जो राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है, उसमें इस तरह के इशू बार बार एजेंडे पर आ रहे हैं। और एजेंडे पर जब इस तरह के इशू आते हैं और उनको जब पूरा समाज इस तरह से बट गया हो, जहां सच और झूठ से ज्यादा मैं सही तू गलत पर बात आकर टिकती हो, तो वही होता है जो आज कल आपने एक चैनल के स्टूडियो में देखा और हम लोग और भी स्टूडियो में देख कोई पहला वाकया नहीं था, उससे पहले भी हम देख चुके हैं और शायद इसी का इंतजार भी किया जा रहा था। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैदराबाद से, अब्दुल हैं। जी अब्दुल साहब, बताइए अपना सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आप लोगों ने ज्यादा तालीम बोल के लगा है। आजकल जो है गरीब से गरीब भी स्कूल को भेज रहा जी। और जो है हमारे मुद्दे क्या है वो तो रहने के लिए मकान नहीं है, हम लोगों को बैंक को गए तो लोन नहीं दे रहे। 1980 से मैं रेंट को रह रहा हूँ, आज तक घर नहीं है। कितने बार एप्लीकेशन लगाया मैं, 1980 से लगा रहा हूँ। प्रधानमंत्री क्या हम घर बना दे रही, वो बना दे रही बोल के बोल रहे। 1980 से रह रहा हूँ, आज भी रेंट के घर में छूं। 1 रुपए की भी जायदाद नहीं है हमको, यही हमें पूरी का काम करके। तो आप ये कह रहे हैं कि तालीम को जो है बहुत ज्यादा तरजीह दी जा रही है और उसके अलावा भी जो और मुद्दे हैं उन पे बात नहीं की जा रही। क्या मुकेश जी आप इस पर जवाब देंगे? तालीम के बारे में एक समझ मुस्लिम समाज में बनी है कि इसके बिना हम तरक्की नहीं कर सकते हैं और उस दिशा में वहाँ प्रगति हो रही है। लेकिन बहुत सही सवाल उठाया है कि मुसलमानों की तरक्की के लिए और दूसरे मोर्चों पर जो किया जाना चाहिए, बैंक से लोन की बात कर रहे हैं, वो कितनी परेशानियां उन्हें होती हैं बैंक से लोन पाने में, दूसरे कौमों के बरक्स। ये एक ऐसा सवाल है जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हम आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि जो बहुत जरूरी सवाल हैं, उनसे हटकर दरअसल चूंकि सियासत का एजेंडा एक दूसरा है और हम अब मीडिया भी सियासत के एजेंडे पर काम करने लगा है, तो दिक्कत ये हो रही है कि सियासत के एजेंडे को फॉलो करने के चक्कर में हम लोग जो असली एजेंडा है उसको भूल गए हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और जिस तरह से हम ये भी देखते हैं मुकेश जी कि हर रोज जो है किसी न किसी डिबेट में जो है मौलाना होना एक कंपलसरी हो गया है। बहस जो है वो बहुत ज्यादा पुरतशद्दुद हो जाती है, यानी कि बात जो है हाथापाई तक पहुंच जाती है। और जो इंसिडेंट फिलहाल में हुआ है वहां पर एक बहुत सेंसिटिव इशू पर बात हो रही थी, जो है बहस में हाथापाई तक पहुंच गई। क्या आपको लगता है कि मौलाना को वहां से जब ये बहस गर्मा गर्म हो रही थी तब
तभी स्टूडियो छोड़कर चले जाना चाहिए था। उन्होंने एक औरत के ऊपर हाथ उठाया और इस तरह से उठाया कि कई बार चांटे मारे उन्होंने। दरअसल हालांकि मैं मान सकती हूं कि शुरुआत उनकी तरफ से की गई थी, लेकिन वो ये भी कर सकते थे कि वो स्टूडियो छोड़कर चले आते तो शायद एक अच्छा पैगाम जाता, और जिस मजहब से वो ताल्लुक रखते थे उसकी शायद उतनी वो फजीहत भी नहीं होती जितनी कल हुई। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। मौलाना ने जो कुछ किया उसकी बहुत ही कड़े शब्दों में मजम्मत की जानी चाहिए, की जा रही है, और उन्होंने सरासर गलत किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह के लोगों को बुलाया ही क्यों जाता है। हम इनके ज्यादातर चेहरों के बारे में जानते हैं कि वो इसी तरह से डिबेट में हिस्सा लेते हैं, इसी तरह से तैश में आकर कुछ का कुछ बोलते हैं और कुछ की कुछ हरकत कर जाते हैं। तो ये हम टेलीविजन चैनल्स में काम करने वाले पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि इस तरह के चेहरों को, इस तरह के लोगों को ब्लैक लिस्ट करें, इन्हें बुलाना बंद कर दें। और एक जो स्टीरियोटाइप हमने बना लिया कि मुसलमान लोगों का अगर प्रतिनिधित्व दिखाना है तो एक दाढ़ी वाला जरूर चेहरा होना चाहिए, वो मौलाना होने चाहिए और उसको इस तरह से पेश आना चाहिए। ये जो हम लोगों ने अपने दिमाग में बैठा रखा है, हम कभी कोई एक प्रोग्रेसिव मुसलमान को उस डिबेट में नहीं शामिल करते हैं जो मुसलमानों के मुस्तकबिल को ध्यान में रखकर और उनकी जरूरियात को असल में जो उनके लिए काम कर रहे हैं, दरअसल उन लोगों को बुलाने नहीं चाहते, शायद वो सूट नहीं करता है। हमारे साथ अनवर साहब जुड़ गए हैदराबाद से ही। अनवर साहब बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम बहुत अच्छे टॉपिक लिए आप जी, शुक्रिया। टॉपिक मेरा आपसे एक ही बात है जी, आप ब्लेम कर रहे हैं मौलानाओं पर, मैं ब्लेम कर रहा हूँ टीवी चैनल्स पर। मैं ऐसे ऐसे चीजें देखा हूँ कि कोई टीवी चैनल पर आके कह रहा है कि महगौल शहजादा होने पर इतने फॉर्म्स है, इतने लाखों की प्रॉपर्टी है और आप चले जा रहे हैं। ये नहीं पूछते कि भाई आपके कहाँ पर है, किधर है। तो टीवी चैनल जिम्मेदार है इसके, तो मौलानाओं को छोड़ दी, ये तो बिकाऊ लोग हैं। लेकिन टीवी चैनल आकर बहुत बड़े टीवी चैनल जी टीवी के फला के वो ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं कि बिल्कुल बेकार किस्म के लोग, और उसमें छरवानी पहन के ला लिया और बोले ये लीडर है, ये फला, ये बाबरी मस्जिद का है, ये फला है। ये देखिए मैडम, असल जब तक हमारा टीवी चैनल मीडिया सही नहीं होगा हमारी कौम आगे नहीं। आप हमको गुमराह कर रहे हैं, नेशन को गुमराह कर रहे हैं। आप टीवी चैनल की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं जी, क्या सुनने और क्या यकीन करें और क्या यकीन ना करें जी, गैर बातों को लेके आ रहे हैं आप जी। अहमद साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जिम्मेदारी उन मौलानाओं की बनती है, क्योंकि वो भी जब टीवी डिबेट में आते हैं, अगर वो आना बंद ही कर देंगे तो फिर उन्हें बुलाया कैसे जाएगा। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, हम फिर वही गलती कर रहे हैं जो पहले होती रही है। हम बार बार मौलाना को ही टारगेट कर रहे हैं। हम आप ये भी देखें कि जो दूसरी बहसें होती हैं जिनमें राजनीति से ताल्लुक रखने वाले लोग आते हैं, वो किस तेवर और किस जुबान में बात करते हैं टेलीविजन बहसों में, किस तरह से कड़वाहट घोलते हैं, किस तरह से उत्तेजना पैदा करते हैं, वो भी कमतर नहीं है। बस उन्होंने हाथ नहीं उठाए हैं, लेकिन जो जुबानी हिंसा है वो भी कम नहीं होती है। वो भी समाज में एक तरह की नफरत, एक तरह का गुस्सा उसको बढ़ावा देती है। तो वो उनको भी हमें चिन्हित करना चाहिए और उनको भी बाहर करना चाहिए इन डिबेट से जी। तो हम इस पर लगातार बात करें और आप भी इस प्रोग्राम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल यहां पर वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपकी बात, और आज हम बात कर रहे हैं मुसलमान मौलाना और मीडिया को लेकर, और आप भी इस प्रोग्राम के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। मुकेश जी लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। मुकेश जी, हम लगातार ये देख रहे हैं कि एक स्टीरियोटाइप बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर मुसलमान का मुद्दा है तो किसी दाढ़ी टोपी वाले को या सिर्फ मुसलमान को ही बुलाकर उसकी बात की जाएगी। क्या आज अगर मैं कोई मौजू लूं तो क्या मैं आपको यहां पर बिठाकर मुसलमानों का मुद्दा लेकर क्या आपसे बात नहीं कर सकती? क्या आपको उसकी समझ नहीं होगी? क्या आप मुसलमानों के मुद्दों पर बात नहीं कर सकते? देखिए, इसके लिए पहले जो आपके दर्शक हैं उनकी समझ को बढ़ाना पड़ेगा, और ये काम भी हम मीडिया वालों का ही है कि आपकी बात कोई जरूरी नहीं है कि कोई दाढ़ी वाला ही बेहतर ढंग से रख सकता है। हो सकता है कि मैंने आपके इशू पर ज्यादा अच्छे ढंग से काम किया हो, मैं आपको ज्यादा जानकारी दे सकता हूँ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, सच्चर तो मुसलमान थे, लेकिन इतनी अच्छी रिपोर्ट किसी और ने तो नहीं दी मुसलमानों के भलाई के लिए, उनकी जो हालत है उसमें सुधार के लिए। तो ये एक बड़ा काम है। दरअसल दिक्कत ये है कि जो लीडरशिप है
चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो सोशल लीडरशिप हो और चाहे मीडिया की लीडरशिप हो, ये तीनों लीडरशिप एक खास तरह के स्टीरियोटाइप्स के गुलाम हो गए हैं। उनके दिमाग में वही चीजें आती हैं और वो उसी रूप में देखना चाहते हैं, और उन्होंने ये स्टीरियोटाइप्स जो दर्शक हैं, जो समाज है, उनके दिमाग में भी भर दिए हैं। तो एक बड़े कहना चाहिए मीडिया लिटरेसी की जरूरत है। लोगों को बताया जाना चाहिए कि मीडिया को आप कैसे देखें, कैसे समझें, उसके निहितार्थ क्या होते हैं, उसके अपने एजेंडे हैं, उसके सियासी एजेंडे भी हैं और आर्थिक एजेंडे भी हैं। इसलिए आपको बहुत समझदारी के साथ जो टेलीविजन चैनल आप देख रहे हैं उसके कंटेंट को समझें और इस्तेमाल करें। तो ये एक लंबी प्रोसेस है कि लोगों को बताया जाए कि आपका जो आपका हमदर्द और आपका हित सोचने वाला कोई किसी दूसरी कौम का हो सकता है। और यही हमारे मुल्क की खूबसूरती भी है, इसको भी दिखाना बहुत जरूरी है। 70 साल में जो हमने पाया है, जो आपसी ताना बाना है, जो इतना मजबूत है, जिसको चंद सालों में तोड़ने की कोशिश की जा रही है, खोखला करने की कोशिश की जा रही है, ये उसके लिए भी एक मिसाल बन सकता है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, मोहम्मद जाकिर है हमारे साथ दिल्ली से। जी जाकिर साहब, बताइए अपना सवाल। मैडम, मैं ये कह रहा था, जो आप को पूरा आरोप लगा रहे हैं आप लोग, समझे जी, तो उसमें काफी तो रोल आप लोगों का भी है जी। कुछ लोगों को तो आप इस तरह की बुलाती है मैडम जी, कि जो किसी चीज के बारे में ताल्लुक नहीं रखते, मुसलमान उनको मानते ही नहीं है। देखिए, हम लोग तो खुद इसी बात पर बात कर रहे हैं, इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, और हम यही मीडिया को भी अपनी आत्मालोचना करनी चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए, और जो वो खुद गलत कर रहे हैं उसको भी दुरुस्त करना चाहिए। तो ये कोई एक तरफा मसला नहीं है कि मौलाना ने गड़बड़ कर दिया। टेलीविजन चैनल, मीडिया भी गड़बड़ कर रहा है, उसे भी अपनी घर देखना पड़ेगा, उसमें सफाई करनी पड़ेगी। तो ये हम लोग लगभग 15 मिनट से यही बात कर रहे हैं। बुशरा, जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें एक चीज छूट गई थी कि जो हमारी रिलीजियस लीडरशिप है उसका भी एक रोल है इसमें, और वो जो डर पैदा करती है, चाहे वो हिंदुओं में हो, चाहे मुसलमानों में हो, चाहे किसी और कौम में हो, वो डर पैदा करती है कि आपके धर्म को खतरा है फलाना धर्म से, और आपके धर्म को हम ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो एक वो बन जाता है, एक तरह का माहौल बन जाता है और एक तरह का इक्वेशन बन जाता है। उसमें जो आम मुसलमान या आम हिंदू है वो फंस कर रह जाता है। वो उन्हीं के हिसाब से सोचने लगता है कि यही हमारे लीडर हैं, यही हमारे खैर ख्वाह हैं। तो ये एक बड़ी समस्या पैदा होती है। मेरा सवाल ये भी है मुकेश जी कि अगर वाकई में तमाम लोग मुसलमानों के इतने ही हितैषी हमदर्द हैं, उन्हें मुसलमानों का बहुत दर्द है, मुसलमान कितने पिछड़े हुए हैं, खासतौर पर मुसलमान औरतें कितनी पिछड़ी हुई हैं, अगर वाकई में उसका उन्हें दर्द है तो उनकी तालीम की बात क्यों नहीं करते, उनके कारोबार की बात क्यों नहीं करते, उनकी सिक्योरिटी की बात क्यों नहीं करते? वो ये क्यों नहीं बताते कि मुसलमान पिछड़ों से भी पिछड़ा है? 70 साल गुजर जाने के बावजूद, 2 रिपोर्ट्स आ जाने के बावजूद भी सिर्फ वो रिपोर्ट जो हैं वो बंद लिफाफे में रखी हुई हैं, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो वाकई में अगर मुसलमानों की आप बात करना चाहते हैं तो आप इस सिमत बात क्यों नहीं करते? देखिए, यही तो सबसे बड़ी समस्या यही पर है कि वो असली मुद्दे नहीं एड्रेस किए जाते हैं। और ये आसान है कि सबसे आसान है कि भावनाएं भड़का दो और अपने पीछे लेकर चल दो। तो ये आसान रास्ता सियासत का है, धर्म की लीडरशिप का है, और इसी का फायदा उठाते हैं वो। क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, समझदारी उनमें नहीं है, इसलिए उनकी भावनाओं को भड़काया जाता है, कभी तलाक के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, और उसका फायदा उठाया जाता है। और हम उसके एक तरह से उसके शिकार बन रहे हैं, लगातार आम लोग उसके शिकार बन रहे हैं। बिल्कुल, मुस्लिम वोट तो उन्हें चाहिए लेकिन मुसलमान नहीं चाहिए। मुस्लिम मुद्दों के नाम पर समाज को बांटना चाहते हैं लेकिन मुसलमानों के मुद्दे उठाना नहीं चाहते, यही मसला है। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं, मुमताज साहब हैं हमारे साथ दिल्ली से ही, उनसे हम बात करते हैं। मुमताज साहब, बताइए क्या है आपका सवाल? मेरा ये सवाल है कि आखिर औरतों ही को, मर्दों को क्यों कहा जा रहा है? यूं के मौलाना सब और सब हैं, तो क्या मर्दों के पास दिल नहीं है? औरतें अजीब अजीब हरकतें बहुत सी करती हैं। अगर उनकी परेशानी है तो अदालत में जाए, ये थोड़ी है कि इन सब बातों को उठा करके और सब मौलाना लोगों पर कर दे। तमाम 2-2, 3-3 औरतों ने उकसाया,
पहले थप्पड़ उन्होंने मारा, तो फिर आदमी तो क्या नहीं कुछ करेगा? उसके पास दिल नहीं है। जी जी, ये बात उठाना चाहिए और कहना चाहिए कि ये जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन अगर मौलाना साहब सब्र से काम लेते तो शायद मैसेज कुछ और बेहतर जा सकता था। मुकेश जी, मैं चूंकि आप भी महिला हैं इसलिए आप इसको एक दूसरे नजरिए से भी सोच सकती हैं कि उन औरतों में कितना गुस्सा होगा जो वो बार बार देख रही हैं कि ये मौलाना हमारे हर मसले पे टांग अड़ाते हैं, हमें आजाद नहीं होने दे रहे हैं। हमारे जब मसले आते हैं तो एक मर्दवादी जो रुख है वो अख्तियार करते हैं, और चाहे तलाक का मसला हो चाहे दूसरे मसले हों, औरतों से जुड़े उनके हक हुकूक से जुड़े मसले हैं, उसमें कहीं अभी तक जो मुस्लिम लीडरशिप है उसने तो खुलापन दिखाया नहीं है। तो उनके अंदर खदबदा रहा है, वो गुस्सा, वो देख रही हैं कि दूसरे कौम की औरतें उनके मुकाबले थोड़ा बेहतर जिंदगी जी रही हैं, ज्यादा आजाद हैं, मर्द उन पर कम अत्याचार कर रहे हैं, तो वो भी चाहती हैं कि वो एक अच्छी और बेहतर जिंदगी जिए, अपने हिसाब से जिए, और जब नहीं देखते तो उनके अंदर गुस्सा भरता जाता है और ऐसे मौकों पर वो फूट पड़ता है। तो मुझे लगता है कि बहुत स्वाभाविक है, नहीं होना चाहिए, हिंसा तक नहीं जाना चाहिए, मारपीट तक नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये इसकी गुंजाइश बढ़ जाती है। सैयद मोहम्मद अमजद हैं दिल्ली से, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बताइए अपना सवाल। जी मेरा सवाल ये है कि लोग अगर कोई पॉलिटिकल इशू है तो पॉलिटिकल लोगों को बुलाएं, इस्लामिक इशू हो तो इस्लामिक स्कॉलर को बुलाएं। ऐसा क्यों करते हैं कि इस्लामिक इश्यूज में जो है पॉलिटिकल को ले लें? कोई भी रिलीजियस इशू, कोई हिंदू का इशू है तो उसमें भी पॉलिटिकल लोग आ जाते हैं। तो ये कुछ इलॉजिकल नहीं लगता है कि अदर लोगों का डिस्कशन करना एक फर्दर लोगों के ऊपर, एक पर्टिकुलर लोगों के ऊपर, उसमें पॉलिटिक्स क्या करे? इस्लाम में अगर कोई प्रॉब्लम है या हिंदू के किसी इशू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें पॉलिटिशियन क्या करेंगे? उन लोगों के स्कॉलर्स को बुलाकर उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। तो उसके बारे में आपका ख्याल जानना जी, आपने बहुत वाजिब बात कही है। जी मुकेश जी, टीवी जो है वो इलॉजिकल एंड पर पहुंच गया है, वो लॉजिक पर काम कर नहीं रहा है। उसे एक बाइनरी क्रिएट करनी है, दो ऐसे पक्ष खड़े करने हैं जो आपस में लड़ें और कुछ गर्मी पैदा हो तो दर्शक और देर तक देखें। दो चीजें होती हैं, देखिए, हुक एंड उसको पकड़, हाँ नहीं मैं वो शब्द भूल रहा हूँ कि पहले तो दर्शक को पकड़ना है, हुक एंड होल्ड, पहले तो दर्शक को पकड़ना है और फिर इसे होल्ड करके रखना है। तो एक विषय ऐसा चुनना है जिसमें दर्शक आए और फिर उसको इस तरह से पेश करना है कि दर्शक आकर अटक जाए। तो उसे टाइम स्पेंड चाहिए टेलीविजन को टीआरपी के लिए। तो ये पूरा खेल हुक एंड होल्ड पर अटका हुआ है और जब तक टेलीविजन चैनल्स इससे नहीं निकलेंगे, और खुद तो निकलेंगे नहीं, इसके लिए मुझे लगता है कि जरूरत है कि कुछ रेगुलेशन हो, कुछ मीडिया काउंसिल जैसी चीज बने, कुछ इंडस्ट्री भी आत्मावलोकन करे और देखे कि इस तरह की चीजों से मीडिया की क्रेडिबिलिटी किस हद तक नीचे चली गई है। उसे बहुत सारे लोग तो टेलीविजन देखना बंद कर रहे हैं इस चक्कर में कि आप जब देखोगे, खोलोगे टेलीविजन तो वहां लड़ते हुए कुछ लोग मिल जाएंगे, कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, कोई तर्क की बात नहीं होगी। तो ये एक बड़ी मुश्किल है और ये हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इसी तरह का टेलीविजन हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया का माहौल इस तरह का बन गया है। जहां अमेरिका में गोरों कालों का झगड़ा खड़ा कर दिया गया है, यूरोप में जो माइग्रेशन करके आ रहे हैं एशिया से, उनके साथ झगड़ा चल रहा है। इधर हिंदुस्तान में हम हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने मरने पर उतारू हैं। तो ये दोनों चीजें हैं, एक तो सियासी माहौल बहुत खराब हुआ है और दूसरा टेलीविजन या पूरा मीडिया उसको फॉलो कर रहा है, उसके एजेंडा को सेट भी कर रहा है, उसके एजेंडा को फॉलो भी कर रहा है, और जिसमें इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। जी बहुत शुक्रिया मुकेश जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमने मौजू लिया है उससे लोगों को कुछ समझ जरूर आई होगी। और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन आप भी अगर हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप कोई और ऐसे मौजू हैं, टॉपिक्स हैं जिस पर आप चाहते हैं कि हम माहिरीन को यहां पर बुलाएं, उनसे बात करें, आपको उसकी समझ पहुंचाएं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए भी। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।